नमस्कार दोस्तों मैं रजनीश पचौरी आपका इस जीएस सरोवर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद ये करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इसी के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे बराबर। जो प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा रहे हैं ये मैंने आपको बताया है, पिछली परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी के माध्यम से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनका प्रैक्टिस सेट बराबर लगाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। पढ़ाई करने के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यदि हम बराबर पढ़ाई करते रहते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते, कोई भी सेट नहीं लगाते, तो हमें अपना आकलन नहीं हो पाता कि हमने कितना सीखा है, कहाँ हमारे अंदर कमी रह गई है। तो पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी हमें लगाते रहना चाहिए। चलिए, तो प्रैक्टिस सेट आप लगाइए और पढ़ाई भी करते रहिए रेगुलर, जब तक आपको सफलता किसी भी एग्ज़ाम में नहीं मिल जाती तब तक। चलिए, आपके लिए पहला प्रश्न हम स्क्रीन पर लाते हैं। प्रश्न है थारू जनजाति निवास करती है। देखिए, आपको हर प्रश्न पर 5 से 7 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आप बताएंगे आपका जवाब सही क्या होगा। यहाँ पर आपका समय प्रारंभ हो चुका है अब, और क्वेश्चन है थारू जनजाति निवास करती है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो देखिए, थारू जनजाति यहाँ पर जो निवास करती है वो आपका सही ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में ये थारू जनजाति निवास करती है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तरांचल, जिसे उत्तराखंड कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था ना, तो इसलिए कुछ वहाँ पर भी ये जाति थारू जनजाति पाई जाती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन ए पर अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर अपातनी जनजाति पाई जाती है, मिस पाई जाती है और सिंगोफॉस पाई जाती है। ये 3 जनजाति यहाँ पर पाई जाती हैं, मिस, अपातनी और सिंगोफॉस, ये आपकी पाई जाती हैं। और एमपी जो है सी वाला, आप अपने हिसाब से ये अपने नोट्स में लिखेंगे। एमपी में गौड़ जनजाति पाई जाती है, गौड़ पाई जाती है। भील भी एमपी में पाए जाते हैं। क्या? भील एमपी में पाए जाते हैं, भील जनजाति ये एमपी में पाई जाती है। और कोल जनजाति एमपी में पाई जाती है। कौन सी? कोल। इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो कोल, गौंड और भील ये एमपी में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको बताया अपातनी, मिस और सिंगोफॉस ये पाए जाते हैं। और आपकी थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। और आपने देखा है बचाए बिहार में मुंडा, संथाल जनजातियाँ पाई जाती हैं, मुंडा और संथाल। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका सही जवाब बी होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित हैं? अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित हैं? ये प्रश्न आपका, और आपको जवाब देना है 5 सेकंड में। सोचिए और जवाब दीजिए, वीडियो को पॉज करिए। यहाँ पर ऑप्शन ए सारंगी, ऑप्शन बी पखावज, ऑप्शन सी तबला और ऑप्शन डी सितार वादन। अल्लाह रखा प्रसिद्ध जो वादक थे, यहाँ पर सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन सी तबला वादक थे। ये अल्लाह रखा प्रसिद्ध जो वादक थे वो किसके थे? तबला वादक थे। अब देखिए, यहाँ पर बात आती है पखावज की। तो पखावज के लिए कई लोग हैं जो फेमस थे। गोपाल दास थे, आप लिख लेंगे, मैं बोलता जाऊँगा, यहाँ पर लिखने के लिए जगह इतनी नहीं होगी बोर्ड पर। गोपाल दास, उस्ताद रहमान खां, छत्रपति सिंह ठाकुर और लक्ष्मण सिंह, ये 3-4 लोग थे जो तब पखावज के विद्वान थे। सितार वादन जो है, सितार वादन में आप देखिए पंडित रविशंकर, ये तो प्रसिद्ध हैं ही हैं। कौन? पंडित रविशंकर, पंडित अब लिख लेंगे शॉर्ट में, पंडित रविशंकर, ये इसके लिए बहुत प्रसिद्ध हैं सितार वादन के लिए। और विलायत खां और बंदे हसन, ये कई लोग हैं जो सितार वादन से संबंधित हैं। तो यहाँ सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी। प्रश्न अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है?
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी शिमला। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यहाँ पर सही जवाब आपका सोचा है आपने, क्या जवाब होगा? सही जवाब यहाँ पर होगा आपका सी, हैदराबाद। हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? आप अपना जवाब 5 सेकंड में, उसके बाद हमारा जवाब आएगा। चलिए देखिए अपना जवाब। ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बड़ौदा, ऑप्शन सी इलाहाबाद और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो देखिए यहाँ पर सही जवाब आपका होगा, आपने क्या सोचा है सोचिए और जवाब दीजिए। सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन बी बड़ौदा। रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो कहाँ पर है? बड़ौदा में। तो बड़ौदा में इसकी स्थापना हुई है। और अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया? इब्न बतूता ये कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। कहाँ का? मोरक्को। मोरक्को का निवासी था। और किसके शासन काल में भारत आया था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे शॉर्ट में आप कहना चाहें तो MBT कह सकते हैं, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके शासनकाल में ये इब्न बतूता मोरक्को से यहाँ आया था। अगला प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था। ये कई बार पूछा गया है। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था उसमें मराठों को किसने पराजित किया था? तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आपका समय प्रारंभ हो चुका है। ऑप्शन ए मुगलों ने, ऑप्शन बी अफगानों ने, ऑप्शन सी अंग्रेजों ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अपना जवाब आप देंगे, कौन सा सही जवाब आपका यहाँ पर होगा? और जवाब का इंतजार यदि आप कर रहे हैं तो यहाँ पर सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी अफगानों ने। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने पराजित किया था? अफगानों ने। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई प्रारंभ हुई थी। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन आपको ए कलकत्ता से, ऑप्शन बी दिल्ली से, ऑप्शन सी झांसी से और ऑप्शन डी आपका है मेरठ से। तो सही जवाब आपका मेरठ होगा। चलिए प्रश्न अगला देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, और बारी बारी से ये प्रश्न आप परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। यहीं से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और जहाँ पर हमें दिक्कत आती है। अगला प्रश्न, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार बिल, देखिए मार्ले मिंटो जो था ये बिल मैंने आपको बताया है वीडियो के माध्यम से, थ्योरी क्लास जब कराई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। मार्ले मिंटो सुधार जो बिल आया था वो 1909 में आया था। और आप देखेंगे 1905 में कर्जन के समय में आपने देखेंगे बंगाल विभाजन हुआ था और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसी ये कानून बन के आया था और उस कानून को नाम दिया था बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून या काला कानून। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, करा चुका हूँ मैं आपको। रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ, ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1774, ऑप्शन सी 1784 और ऑप्शन डी 1793। तो देखिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी और वो किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1773 के अधिनियम के तहत। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? बंग भंग विरोधी आंदोलन यानी बंगाल विभाजन आंदोलन जो हुआ था वो किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है, कब प्रारंभ हुआ था? देखिए बंगाल विभाजन जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और 1905 में ये हुआ था।
और उसी समय उसके बाद में ये बंग भंग विरोधी यानी बंगाल जो भंग किया उसके विरोध में आवाज़ उठी थी और आंदोलन हुआ था। वो आंदोलन कब हुआ था? तो आपका प्रश्न यहाँ पर जो है 10वां प्रश्न, और इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी, 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और 19 जुलाई 1905 को 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। और 19 जुलाई को हुई थी, और जैसे ही 19 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई 7 अगस्त को आंदोलन प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। देखिए क्या घुमा के प्रश्न पूछा है और इसका जवाब आप देंगे। मैं आपको समय देता हूँ 5 सेकंड का। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। किस काम के लिए जानी जाती है आप बताएंगे? भारतीय इतिहास में इस तिथि को किस काम के लिए जाना जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए है गोलमेज सम्मेलन के लिए, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन के लिए, ऑप्शन सी है गांधी इरविन समझौते के लिए, और ऑप्शन डी है गांधी जी द्वारा डांडी मार्च के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये सब जानते हैं गांधी जी ने डांडी मार्च जो प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 में, 12 मार्च 1930 में चालू किया था और ये 6 अप्रैल को जाके खत्म हुआ था। मुट्ठी भर नमक इन्होंने जो था वो साबरमती आश्रम से इन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे थे। मुट्ठी भर नमक उठाया और नमक कानून को तोड़ा था। इसमें 78 लोग इनके साथ थे और लगभग इन्होंने 24 दिन की यात्रा की थी। 78 लोग साथ में इसमें गए थे। तो सही जवाब यहाँ डी होगा ऑप्शन, गांधी जी द्वारा डांडी मार्च के लिए। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। सी ऑप्शन है इसमें, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। अगला प्रश्न, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? द्विसदन होंगे, वो कौन सा एक्ट लेकर आया था? तो यहाँ पर एक्ट होगा 1919 का, ऑप्शन सी। 1915 1917 में क्या एक्ट, कोई एक्ट नहीं आए थे। 1961 में आपने देखा है अंग्रेज जो पुर्तगाली जो थे गोवा पर इन्हें लठ मार के यहाँ से भगाया गया था, यानी सैनिक कार्रवाई के द्वारा। तो 1919 में द्विसदनीय विधायिका लागू की गई थी ये इस एक्ट के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? संघीय शासन की व्यवस्था जो दी थी, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, यहाँ 1909 होगा, 1919 यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, संघीय शासन की व्यवस्था जो दी थी वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। 1946 में, तो आप देखेंगे 1946 में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन वैसे 24 अगस्त को होना था, 24 अगस्त को हुआ था। कब? 24 अगस्त 1946 को, 1946 को 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा हुई थी और 2 सितंबर को इसकी शपथ हुई थी और 2 सितंबर को सरकार ने अपना कार्यभार संभाला था। 2 सितंबर को, 24 अगस्त को घोषणा हुई थी अंतरिम सरकार गठन की और इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था कब? 2 सितंबर को, 2 सितंबर 1946 को। तो ये पूछा है 1946 में निर्मित अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। सही ऑप्शन यहाँ पर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा के सम्मुख, देखिए क्या प्रश्न पूछा है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये आपको कई बार किस क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था, जवाहरलाल
नेहरू ने। अगला प्रश्न देखेंगे, रवांडा की राजधानी है। देखिए अब कुछ क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से जो आते हैं वो हैं, और आप बताएंगे यहाँ पर सबका ये जवाब। कभी कभी राजधानियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है आपके लिए रवांडा की राजधानी। तो देखिए रवांडा की राजधानी आपके लिए सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन ए किगाली, ऑप्शन बी बमाको, ऑप्शन सी कराची और ऑप्शन डी नामीबिया। तो देखिए दिमाग से भी काम कभी कभी चलता है, कराची तो कोई मतलब ही नहीं बनता रवांडा की राजधानी। तो यहाँ पर सही जवाब आपका होगा ऑप्शन ए किगाली। रवांडा की राजधानी कहाँ पर है? किगाली में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आएगा और ये अन्य जो ऑप्शन है उनका जवाब वहाँ मिलेगा। रैंड किस देश की मुद्रा है? रैंड किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए नामीबिया, ऑप्शन बी रवांडा, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा रैंड जो देश की मुद्रा है वो देश है नामीबिया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नामीबिया, यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है रैंड। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर। यूरोप का स्वर्ग कहते हैं, यूरोप का स्वर्ग किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, किसको यूरोप का स्वर्ग कहते हैं? तो आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी रोम और ऑप्शन डी थाईलैंड। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड को यूरोप का स्वर्ग कहते हैं। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्यूबा लिखा हुआ है ऑप्शन में, क्यूबा। क्यूबा को आप जानते हैं चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। और आप देखेंगे थाईलैंड यहाँ पर लिखा हुआ है, थाईलैंड। थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि कहते हैं। लिख लेंगे आप, जगह नहीं है। थाईलैंड को क्या कहते हैं? श्वेत हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहते हैं। और यहाँ पर जो रोम बचा हुआ है, रोम आपने पढ़ा है, रोम को क्या कहते हैं? शाश्वत नगर कहते हैं। रोम को क्या कहते हैं? शाश्वत नगर। लिख लेंगे यहाँ पर, शाश्वत नगर। किसको? रोम को। लेकिन यूरोप का स्वर्ग किसे कहते हैं? वो स्विट्जरलैंड को कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। रोम को शाश्वत नगर कहते हैं, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं, थाईलैंड को श्वेत हाथियों की भूमि कहते हैं। अगला प्रश्न, प्यासी भूमि का देश है, प्यासी भूमि का देश है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी आयरलैंड और ऑप्शन डी तुर्की। तो प्यासी भूमि का जो देश है क्या है? ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा आपका, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और देखेंगे यहाँ पर जो लिखा है ना अफ्रीका, अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका कह लें, तो इसको अफ्रीका को आप कहते हैं अंध महाद्वीप। अफ्रीका को क्या कहते हैं? इसको अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप कहते हैं। और यहाँ पर आपने देखा है ये लिखा हुआ है आयरलैंड। आयरलैंड को क्या कहा जाता है? तो आप देखें आयरलैंड को पन्नों का द्वीप कहा जाता है। किसका? पन्नों का द्वीप। आयरलैंड को पन्नों का द्वीप। तो आप लिख लेंगे इसे। और ऑप्शन डी में आपका बचता है क्या? तुर्की। तुर्की जो बचा हुआ है, तुर्की, ये इसे यूरोप का मरीज कहते हैं। तुर्की को यूरोप का मरीज, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चन किए और ये प्रश्न पूछे गए हैं, एसएससी के माध्यम से पूछे गए हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछे गए हैं। तो ये बार बार पूछे गए हैं परीक्षाओं पिछली में, तो इसलिए मैंने ये प्रश्न आपके लिए यहाँ पर लाया हूँ और इनका अभ्यास कर। और देखिए पूछे गए हैं वो तो मैंने आपको कराई हैं, ऑप्शन में जो जवाब हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं कि इनका भी तो पूछ सकता है। पूछा गया प्यासी भूमि का देश, तो आपने बता दिया ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और इनसे पूछने लगा तो फिर क्या करेंगे? अफ्रीका को अंध महाद्वीप, तुर्की को यूरोप का मरीज और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने ये प्रश्न किए। चलिए तो प्रैक्टिस करते रहिए
और अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। पढ़ाई के साथ साथ अभ्यास भी ज़रूरी है। और कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिए, आपके कितने प्रश्न इसमें से सही जाते हैं और कहाँ आपकी कमी रहती है, तो उसे बार बार प्रैक्टिस करिए। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले टॉपिक के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।